हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्यू सोल स्टडी ऑफ क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति और सरकार के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व क्या हैं और मौलिक अधिकार क्या है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच क्या विवाद है। इस क्वेश्चन में हमें इसका आंसर देना है। तो आप लोग देखें, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हम सबको ही पता है, 12वीं क्लास में हमने पढ़ा है। यह सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि देश को चलाने वाला एक जीवन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य बनाना है, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये संविधान के आधारभूत तत्व या मूल ढांचा कुछ भी कह सकते हैं इसे। इसको देखें अच्छे से। फिर ये भारतीय संविधान की मूलभूत मौलिक विशेषता, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। आप तो आप ये ऐड कर देना। ये मैंने ऐसी शॉर्टकट्स में लिख दिया, आपको इनको एक्सप्लेन करना है एक एक करके। हेडिंग बनानी है, ये सब सब नहीं लिखने हैं, इसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट्स लिखने हैं। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व में विवाद क्या है। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो हमें कानूनी रूप से प्राप्त होते हैं। अगर इनका हनन होता है तो हम इनके लिए लड़ भी सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व ये सरकार हमें मुहैया करवाती है। अगर हमें ये प्राप्त ना भी हो तो हम इनके लिए नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये इन दोनों के बीच मुख्य विवाद है। ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है यहाँ पर। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण के मार्ग में आने वाली मुख्य चुनौतियों की विवेचना कीजिए। आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे राज्य हैं, देशी रजवाड़े 565 बटे हुए थे, उनका एकीकरण हुआ और भाषा के आधार पर इनका मिलान हुआ। तो ये इसका आंसर है, देख लें इसको। बहुत ही बड़ी चुनौती थी ये, एक ही धागे में बांधना भारत को, और आज भी ये चुनौती बरकरार है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड हमारा, भारतीय राजनीति में जातिवाद नहीं बल्कि जाति का राजनीतिकरण हुआ है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी के इस कथन के आलोक में भारतीय राजनीति में जाति की बदलती भूमिका की विवेचना कीजिए। रजनी कोठारी के ऊपर भी ये क्वेश्चन बनता है एक। इसको देखें अच्छे से। ठीक है, ये है 1990 के बाद का बदलाव, मंडल राजनीति, जो कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मुहैया कराया गया था। ये यहाँ निष्कर्ष है। क्वेश्चन फोर्थ हमारा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से अलग और अनूठा है, इस कथन की समीक्षा करना है। ये हमारे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल ये रहा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें आप इनको। बस आपको 5 बार अगर पढ़ लोगे ये क्वेश्चन सारे, टोटल 6 क्वेश्चन है, और आप इनको 5 बार पढ़ के एग्ज़ाम में बैठोगे तो अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल ये है, सर्वधर्म समभाव, मतलब सबका साथ सबका विकास लेकर चलना इसका एक ही लक्ष्य है। यहाँ क्वेश्चन एंड होता है हमारा। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा क्या है, स्वतंत्रता के बाद से भारत में दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप के और प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। भारतीय दलीय व्यवस्था के मुख्य चरण क्या रहे हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताने हैं। ठीक है, पहले एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, फिर बहुदलीय और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ठीक है, 1967 से 1989। तृतीय में क्या है, गठबंधन की राजनीति का दौर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे कि एक पार्टी को पूरा बहुमत ना मिला और तो बड़ी पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया, इसी को गठबंधन कहते हैं। बस एक दल के पुनरुत्थान का दौर हुआ। 2014 में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। ठीक है, और जो आज करंट में भी अभी बनी हुई है सत्ता में। भारतीय दलीय व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, व्यक्तिगत पूजा, विचारधारा की कमी। इनको अच्छे से आप रीड करें। ये निष्कर्ष है हमारा। क्वेश्चन 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
नव उदारवादी नीतियों ने भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है? क्या इससे सतत विकास संभव है? ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इसको अच्छे से पढ़ लें आप, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये है, क्या नव उदारवाद से सतत विकास संभव है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पर्यावरण को भारी नुकसान देखने को मिला है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है, अमीर गरीब की जो खाई है वो और बढ़ी है। ये निष्कर्ष है हमारा, ठीक है? कम से कम आपको 4 पेज लिखने होंगे, जब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा टिप्पणी का आता है, एक किसान आंदोलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? ये क्यों हुआ था, ठीक है? हरित क्रांति का असर, उदारवाद की मार, बाजार पर निर्भरता, इसके कारण ये आंदोलन हुए, ठीक है? तो इन्होंने मांग क्या क्या की, ठीक है? ये मांगे हैं। और हमारा सेकंड है महिला आंदोलन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? और पर्यावरण आंदोलन भी पढ़ लें, मतलब ये जो यूनिट 8 के जो आंदोलन दे रखे हैं, एक तो लेबर आंदोलन, अभी करंट में बहुत ही मजदूर हड़ताल हुई थी, आपने देखा होगा। फिर किसान आंदोलन, एक महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। ये 4 तो पक्का पढ़े, इनमें से आपको कोई सा भी एक देखने को मिल सकता है, 2 बल्कि देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ये हमारा एंड होती है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, इसके लिए बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।